Dear students, I am Priyanka Bhamu, Assistant Professor in Government College Ratangarh, and today our topic is molecular basis of gene mutation. First of all, its definition, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं genetic mutation, an inherited change in genetic information and the descendants that inherit the change may be cells or organisms. मतलब आनुवंशिक सूचना में ऐसा परिवर्तन जो वंशानुगत होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है. एंड द डिसेंडेंट्स दैट इनहेरिट द चेंज, और इसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो इस चेंज को इनहेरिट करते हैं. वो कोशिका भी हो सकती है और कोई ऑर्गेनिज्म या कोई जीव या जंतु हो सकता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का महत्व क्या है. उत्परिवर्तन का क्या महत्व है. म्यूटेशन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन, इट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन. उत्परिवर्तन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक विभिन्नताएं हैं उनका एक स्रोत है, और ये उद्विकास के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है. उद्विकास तभी हो सकता है जब उत्परिवर्तन हो. उत्परिवर्तन के बिना उद्विकास संभव नहीं होता है. द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट to environmental change depends on the presence of genetic variation in natural populations, and genetic variation is produced by mutation. जो जेनेटिक विभिन्नताएं हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, वो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती हैं. और ये जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं. कहने का मतलब है ये जीव के लिए लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं. अगर ये लाभदायक दिशा की ओर जाती हैं तो ये जो नए वातावरण में जंतु को उस नए वातावरण के अनुकूल अडेप्ट होने में मदद करती हैं, और उनसे नए स्पीसीज़ या प्रजाति का विकास होता है. और अगर यही जेनेटिक वेरिएशन निगेटिव डायरेक्शन में चली जाए या हानिकारक प्रभाव अगर इसका हो जाए, हानिकारक उत्परिवर्तन यदि उत्पन्न हो जाता है तो कई डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और जंतु उस नए वातावरण में अडेप्ट नहीं हो पाएगा, और वो जंतु जो है वो वहीं नष्ट हो जाएगा और उससे नई जाति का निर्माण भी नहीं होगा. तो उत्परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है और नेगेटिव टाइप का भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव टाइप का होता है तो वो जीव के लिए लाभदायक है और उससे जैविक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि एक नई प्रजाति का निर्माण करती हैं, और यह उद्विकास में सहायक हैं. और अगर ये नेगेटिव वे में चली जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाए, तो ये जीव के लिए हानिकारक होंगी, जो कई प्रकार के रोग या डिसऑर्डर्स तो उत्पन्न कर ही सकती हैं. इसके साथ साथ वो उस जंतु को नए वातावरण में वो आगे विकसित नहीं होने देती हैं. कैटेगरीज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, सोमैटिक म्यूटेशन और जेनेटिक म्यूटेशन. इट अराइज इन सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक टिश्यूज विच डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स. ये जो सोमैटिक म्यूटेशन है या कायिक उत्परिवर्तन है, ये कायिक कोशिकाओं में होता है जो गैमेट्स या युग्मक का निर्माण नहीं करती हैं. व्हेन ए सोमैटिक सेल विद म्यूटेशन डिवाइड्स, जब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तो ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन एक कोशिका से डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं में पास होता है, और उन डॉटर सेल से फर्दर नेक्स्ट डॉटर सेल्स में जाता है. इस प्रकार से जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स या क्लोन बन जाता है. उस सेल्स के काफ़ी सारे क्लोन्स बन जाते हैं जो कि आनुवंशिकी रूप से आइडेंटिकल होते हैं. द अर्लियर इन डेवलपमेंट दैट इज सोमैटिक म्यूटेशन टेक्स प्लेस, द लार्जर द क्लोन ऑफ सेल्स दैट कंटेन द म्यूटेशन विल बी. अगर जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान अगर पहले ही कुछ सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, कुछ कायिक कोशिकाओं में अगर उत्परिवर्तन हो जाए, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स बनेंगी, जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो कि एक दूसरे की क्लोन होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो म्यूटेशन जो है वो फैलेगा. और जितना एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जितना लेट सोमैटिक सेल्स में ये म्यूटेशन होगा तो वो कम एरिया में ही फैल पाएगा. मैनी सोमैटिक म्यूटेशंस हैव नो ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज द फंक्शन ऑफ द म्यूटेंट सेल इज टेकन ओवर बाय अ नॉर्मल सेल, और द म्यूटेंट सेल्स डाइज और रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल सेल्स. मोस्टली जो सोमैटिक म्यूटेशंस होता है इसका जंतु पे फिनोटाइप इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है,
क्योंकि या तो ये जो म्यूटेंट सेल है, ये उत्परिवर्तन वाली जो सेल है, वो उसका जो भी फिनोटाइप है या जो भी फंक्शन है वो नॉर्मल सेल्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। या म्यूटेंट सेल्स ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती हैं, थोड़े से एरिया में ही रह जाती हैं और फिर वो डेड हो जाती हैं, और या फिर वो नॉर्मल सेल्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं। However, cells with a somatic mutation that stimulates cell division can increase in number and spread, and this type of mutation is the basis for cancer. कभी कभी ये सोमैटिक म्यूटेशन जैसे कायिक कोशिकाओं में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ये कायिक कोशिकाएं जो हैं जिनमें सोमैटिक सेल्स के अंदर इस प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है जो कि सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट कर देता है, जो कि कोशिका विभाजन को उद्दीपित कर देता है। और कोशिका विभाजन अगर उद्दीपित हो गया तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएंगी, और ये कैंसर का एक बेसिस है, इससे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं सोमैटिक म्यूटेशन और जर्म लाइन म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। सोमैटिक म्यूटेशन में आप देख रहे हैं कि अगर सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है सोमैटिक सेल में होता है और वो केवल एक पॉपुलेशन ऑफ म्यूटेंट सेल में ही बनता है। यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ सेल्स जो हैं क्लोन्स के रूप में यहाँ पे आई हैं और इनके अंदर ही केवल उत्परिवर्तन है, बाकी जो पूरा जो जंतु है उसके अंदर ये उत्परिवर्तन नहीं फैला है। लेकिन अगर जर्म लाइन म्यूटेशन होता है, जर्म लाइन म्यूटेशन, तो जर्म लाइन म्यूटेशन में ये म्यूटेशन गैमेट सेल्स में होता है और गैमेट सेल्स से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ इस जंतु को पूरा चेंज देख रहे हैं। जर्म लाइन म्यूटेशन, इट अराइज इन सेल्स दैट अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस गैमेट्स। जर्म लाइन म्यूटेशन कैन बी पास टू फ्यूचर जनरेशन, अगली पीढ़ियों में ये जाती है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, और ऐसे ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न करती है जिनके अंदर उनकी सभी सोमैटिक कोशिकाओं और जर्म लाइन की जो कोशिकाएं हैं उन सब में वो उत्परिवर्तन जाता है। सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन जाता है वो कुछ सोमैटिक सेल से जो बनने वाली डिवीज़न के द्वारा जो बनने वाली डॉटर सेल्स है केवल वहीं तक ही वो म्यूटेशन सीमित रहता है, जबकि जर्म लाइन म्यूटेशन के अंदर वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में जाता है और उसकी सभी सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में जाता है, उसमें पूरे में हर सेल में उसमें वो चेंज मिलेगा। म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम की संख्या या क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे कि हमने देखा था डिलीशन, डुप्लिकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन जो था वो उसकी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन था। और नंबर की बात करें तो हम एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि इस प्रकार के परिवर्तन क्रोमोसोम म्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम जीन की म्यूटेशन की बात करेंगे। ऐसा म्यूटेशन जो सिंगल जीन में होता है वो उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस हैं उनमें परिवर्तन आता है। जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं उनमें परिवर्तन आने के कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर नेचर जीन म्यूटेशंस आर बेस सब्सटीट्यूशन, क्षार प्रतिस्थापन। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जीन म्यूटेशन है जिसमें डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से जो ट्रिपलेट कोडोन्स जो हैं उनमें से कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऑल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। हम जानते हैं डीएनए के अंदर प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन बेसेस होते हैं जैसे कि एडेनिन एंड ग्वानिन हैं, और पिरिमिडीन बेसेस जो हैं वो साइटोसिन और थाइमिन हैं, और यूरेसिल में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जो है वो पिरिमिडीन बेस उपस्थित होता है। तो ये जो बेस सब्स्टिट्यूशन है ये दो प्रकार का हो सकता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अगर कोई प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो जाए या फिर कोई एक पिरिमिडीन किसी दूसरे पिरिमिडीन से प्रतिस्थापित हो जाए तो ऐसा बेस सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांसवर्जन के अंदर यदि कोई प्यूरिन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो या कोई पिरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन बेस सब्स्टिट्यूशन ट्रांसवर्जन कहलाता है। यहाँ हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए
ये प्यूरिन है, स्ट्रक्चर प्यूरिन की इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्यूरिन की होती है। अगर एडेनिन जो है वो ग्वानिन से सब्सटीट्यूट हो जाए या ग्वानिन एडेनिन से सब्सटीट्यूट हो जाए, इसी प्रकार से पिरिमिडीन कोई पिरिमिडीन से चेंज हो जाए, जैसे कि थाइमिन जो है वो साइटोसिन से चेंज हो जाए और साइटोसिन जो है वो थाइमीन से सब्सटीट्यूट हो जाए, तो ऐसा उत्परिवर्तन ट्रांजिशन कहलाता है। इसके विपरीत ट्रांसवर्जन में कोई प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन में बदल जाता है, यानी एडेनिन जो है वो साइटोसिन या थाइमीन में सब्सटीट्यूट हो सकता है, या ग्वानिन जो है वो भी साइटोसिन अथवा थाइमीन से सब्सटीट्यूट हो सकता है। किसी एडेनिन या ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन या थाइमीन आ गया, यानी प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आ गया। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पिरिमिडीन जो है वो प्यूरिन के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाए, यानी कि साइटोसिन एडेनिन या ग्वानिन के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाए और थाइमीन जो है वो भी एडेनिन या ग्वानिन के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो ऐसा बेस सब्सटीट्यूशन ट्रांसवर्जन कहलाता है। ट्रांजिशन में प्यूरिन से सब्सटीट्यूट होता है और पिरिमिडीन से। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पिरिमिडीन से सब्सटीट्यूट हो सकता है और पिरिमिडीन प्यूरिन से सब्सटीट्यूट हो सकता है। अब यहाँ पर हम बेस सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर ये एक ओरिजिनल डीएनए की सीक्वेंस है। अगर कोई बेस सब्सटीट्यूट होता है तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये GTA है, इस GTA के में थाइमीन जो है, इस थाइमीन के स्थान पर साइटोसिन आ गया है, तो थाइमीन और साइटोसिन दोनों ही क्या हैं, पिरिमिडीन है। तो इस तरीके का जो बेस सब्सटीट्यूशन है क्या कहलाता है, ट्रांजिशन, क्योंकि पिरिमिडीन से ही सब्सटीट्यूट हुआ है। तो ये जो बेस सब्सटीट्यूशन है ये ट्रांजिशन प्रकार का है। तो यहाँ पे थाइमीन की जगह साइटोसिन आ गया है। बेस सब्सटीट्यूशन जब होता है तो आगे जो डीएनए की जो पूरा फ्रेम है वो चेंज नहीं होता, फ्रेम में शिफ्टिंग नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि केवल एक ही बेस जो ये बेस है यही सब्सटीट्यूट हुआ है, बाकी की जो सीक्वेंस है वो इसमें और इसमें दोनों में एक जैसी है, बाकी के साथ कहीं चेंजेस नहीं आए। अगर कोई बेस इंसर्ट हो जाता है या कोई बेस डिलीट हो जाता है, तब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है आगे का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ओरिजिनल जो है GGG, AGT, GTS, GAT, CGT है। अगर बेस इंसर्ट हो रहा है तो ये बेस इंसर्ट कहाँ हो रहा है, इस T और इस A के बीच में, यहाँ पे इस T और A के बीच में ये बेस एक थाइमीन आ गया है। अब क्योंकि ये ट्रिपलेट कोडोन ही बनाएंगे तो ये थाइमीन यहाँ आ गया, तो अब आप आगे की सीक्वेंस जो है वो देखिए, आगे ट्रिपलेट बनाइए इसमें। तो यहाँ पे AG एक ट्रिपलेट बन गया, फिर इसके बाद में ये TCG जो है ये वाला एक ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरीके से एक बेस इंसर्ट होने पर ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है आगे की फर्दर वो चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी बदल जाती है और पूरी की पूरी प्रोटीन उसकी वजह से ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से अगर बेस इंसर्ट हो रहा है, बेस डिलीट हो रहा है, तो आप देखिए ये बेस कहाँ डिलीट हुआ है, GGG, इससे कंपेयर कीजिए इस सीक्वेंस को। GGG AGT तक बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद में ग्वानिन भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो थाइमीन था G के बाद में, ये थाइमीन निकल गया है इसमें, यहाँ पे ये थाइमीन निकल गया, तो अब इसके आगे की सीक्वेंस जो है वो इसके पास आ गई और ट्रिपलेट बना लिया है। तो आप यहाँ पे से इस सीक्वेंस में से आप थाइमीन निकाल करके फिर से ट्रिपलेट बनाइए, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, GAG, ATC एंड फर्दर। तो ये पूरी आगे की फर्दर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है, बेस इंसर्शन में भी और बेस डिलीशन में भी। इस प्रकार के चेंजेस को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें आगे की जो अमीनो एसिड है वो पूरी की पूरी ऑल्टर हो जाती है। Usually alter all amino acids encoded by the nucleotides following the mutation, so they generally have drastic effect on the phenotype। क्योंकि पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली इससे जो फिनोटाइप है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। Some frame shifts also introduce premature stop codons, terminating protein synthesis early and resulting in a shortened or truncated protein। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर जो स्टॉप कोडोन्स हैं वो बन जाते हैं, जो जनरली जो मतलब जहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए वास्तव में प्रोटीन को, उससे पहले वो चेंज हो जाते हैं।
उससे पहले ही वो प्रोटीन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स पहले ही आ गया है। स्टॉप कोडॉन्स पहले आने की वजह से वो प्रोटीन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है और इसकी वजह से शॉर्टन या ट्रंकेटेड प्रोटीन बनती है। एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, अगर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज़ जो सेट है ट्रिपलेट का वो बार बार आता है तो उसे हम एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कहते हैं। म्यूटेशन इन विच द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीजेस आर कॉल्ड एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फंक्शनल इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, और किस प्रकार से हम म्यूटेशन का फंक्शनल इफेक्ट किस प्रकार से हो सकता है कि उसके आधार पर म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है फॉरवर्ड म्यूटेशन, जैसे कि अ म्यूटेशन दैट ऑल्टर्स द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इज कॉल्ड ए फॉरवर्ड म्यूटेशन। मतलब ऐसा उत्परिवर्तन जो ओरिजिनल फिनोटाइप्स को चेंज कर दे तो वो फॉरवर्ड म्यूटेशन है। ओरिजिनल सीक्वेंस है और उसमें कोई चेंजेस आ गए हैं, कोई परिवर्तन आ गया जिसकी वजह से कुछ फिनोटाइप में चेंज आ गया है, तो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को चेंज कर दिया है उसने, तो ऐसा म्यूटेशन फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाता है। दूसरा है रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन, अगर म्यूटेंट फिनोटाइप जो परिवर्तित हुआ है उसमें दोबारा उत्परिवर्तन आ जाए, दोबारा चेंज आ जाए और वो वापस से अपने ओरिजिनल सीक्वेंस में चला जाए। इट चेंजेस अ म्यूटेंट फिनोटाइप बैक इनटू द वाइल्ड टाइप। मतलब म्यूटेंट फिनोटाइप वापस से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में बदल जाए, अपने ओरिजिनल फिनोटाइप में आ जाए, तो ऐसा म्यूटेशन रिवर्स म्यूटेशन कहलाता है। मिससेंस म्यूटेशन, अगर ए बेस सब्सटीट्यूशन दैट रिजल्ट्स इन ए डिफरेंट अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, अगर प्रोटीन का जो मतलब अमीनो एसिड है बदल जाता है तो सेंस बदल गया उस प्रोटीन का। अगर अमीनो एसिड बदल जाएगा ऑब्वियसली जो कोडोन्स हैं उनमें चेंजेस आएगा, कोडोन्स में चेंजेस आएगा तो उनसे बनने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें चेंजेस आएगा, और अगर अमीनो एसिड्स डिफरेंट लग गए तो उससे बनने वाली जो प्रोटीन है उसका सेंस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा म्यूटेशन मिससेंस म्यूटेशन कहलाता है। ए नॉनसेंस म्यूटेशन चेंजेस अ सेंस कोडोन इनटू अ नॉनसेंस कोडोन। If a nonsense mutation occurs early in the mRNA sequence, the protein will be truncated and usually non-functional. Nonsense mutation में क्या होता है कि सेंस कोडोन को बदल देती है। One that specifies an amino acid into a nonsense, मतलब ट्रांसलेशन इसमें भी स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन को वहीं का वहीं टर्मिनेट कर देती है। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन है वो नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाता है। इससे जो प्रोटीन है वो शॉर्ट बनेगी, क्योंकि पहले ही स्टॉप कोडोन आ गया है। स्टॉप कोडोन आने की वजह से प्री मैच्योर उसका टर्मिनेशन हो गया है और उससे बनने वाली जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल होगी। तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाता है। साइलेंट म्यूटेशन, इट चेंजेस ए कोडोन टू ए सिनोनिमस कोडोन्स। कुछ कोडोन्स होते हैं जो सिनोनिमस होते हैं और उनसे बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो सेम होता है। तो अगर कोई कोडोन चेंज होकर के ऐसे कोडोन में बदल जाए जो उसका सिनोनिमस है, जिसके फलस्वरूप उनसे जो अमीनो एसिड बन के आ रहा है वो सेम है, तो इसका मतलब चेंज तो हुआ है जीन में, तो बेस में तो चेंजेस आए हैं, लेकिन उनसे बनने वाले अमीनो एसिड क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो प्रोटीन के फंक्शन और उसके फिनोटाइप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के उत्परिवर्तन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए के सीक्वेंस तो चेंज हुआ है लेकिन जो कोडोन है वो चेंज होकर के अपने ही सिनोनिमस कोडोन में बदल गया, जिससे उनसे बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो सेम है और वो प्रोटीन के फंक्शन में चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसा म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हो, ये नो म्यूटेशन है जहाँ पे उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये डीएनए की सीक्वेंसेस हैं, इनसे ये ट्रांसलेशन के फलस्वरूप जो एमआरएनए बन रहा है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप ये एमआरएनए बन रहा है और यहाँ ट्रांसलेशन के फलस्वरूप ये प्रोटीन बन रही है। और प्रोटीन में आप देख रहे हैं कि इस ट्रिपलेट कोडोन से सीरीन अमीनो एसिड इस प्रोटीन में आ रहा है। अगर मिससेंस म्यूटेशन है तो सेंस चेंज कर देगा, ये इस प्रोटीन का सेंस चेंज कर देगा। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे यहाँ साइटोसिन है, यहाँ पे
बदल करके रेड में आपको दिखाई दे रहा है जो चेंज हुआ है, तो सी की जगह टी लग गया, तो टी लग गया तो डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसमें उसका जो पूरक क्षारक है वो एडेनिन आकर के जुड़ गया है, और ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप जो एमआरएनए बना है उसमें भी आप देख रहे हैं यूयूए आ गया है, और उसके फलस्वरूप ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बन के आई है वहाँ पे अमीनो एसिड क्या जुड़ गया, सेरीन की जगह प्रतिस्थापित होकर के ल्यूसीन आ गया है। तो बिल्कुल चेंज हो गया, अमीनो एसिड चेंज हो गई है, सीक्वेंस चेंज हो गई है, इसलिए बनने वाली प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार की होगी। तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन मिस सेंस म्यूटेशन कहलाता है। नॉनसेंस म्यूटेशन में आप देख रहे हैं कि चेंज हुआ और चेंज होने के फलस्वरूप जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनकर आया है वहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया है, ऐसा कोडोन जो कि स्टॉप कर देता है ट्रांसलेशन को। तो स्टॉप कोडोन आ गया है, इसके फलस्वरूप ये जो प्रोटीन है वो यहीं पे बंद हो जाएगी ट्रांसलेशन के फलस्वरूप, तो छोटी सीक्वेंस बन के आएगी, और ऐसी सीक्वेंस कोई फंक्शन नहीं दिखा सकती, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन के आती है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो जाता है। साइलेंट म्यूटेशन तो हुआ है, आप ओरिजिनल सीक्वेंस से आप इसको कंपेयर करो तो आप देख रहे हो कि म्यूटेशन तो हुआ है, लेकिन इसके फलस्वरूप जो प्रोटीन बन के आई है उसमें अमीनो एसिड सेरीन ही है, तो जो प्रोटीन है वो बिल्कुल सेम है। परिवर्तन होने के बावजूद भी प्रोटीन के फंक्शन और फिनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसा म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। न्यूट्रल म्यूटेशन, it is a missense mutation that alters the amino acid sequence of a protein but does not significantly change its function। मतलब missense mutation जिसमें अमीनो एसिड बदला है लेकिन प्रोटीन के फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। अमीनो एसिड भी बदला है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बदला है, बट प्रोटीन के फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसा म्यूटेशन न्यूट्रल म्यूटेशन कहलाता है। लीथल म्यूटेशन, इट कॉज प्री मैच्योर डेथ, बहुत घातक म्यूटेशन अगर है, प्री मैच्योर डेथ होती है, टाइम से पहले ही डेथ हो जाती है, तो ऐसे म्यूटेशंस लीथल म्यूटेशन कहलाते हैं। सप्रेशन म्यूटेशन, इट इज़ अ जेनेटिक चेंज दैट हाइड्स और सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर म्यूटेशन। मतलब उत्परिवर्तन, एक अन्य उत्परिवर्तन, एक दूसरा उत्परिवर्तन जो पहले वाले उत्परिवर्तन को ये छुपा देता है, दबा देता है, तो ऐसा उत्परिवर्तन सप्रेशर म्यूटेशन कहलाता है। This type of mutation is different from a reverse mutation in which the mutated site is changed back to the original wild type sequence। ये रिवर्स म्यूटेशन जिसकी डिस्कशन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था उससे अलग है, मतलब रिवर्स म्यूटेशन और सप्रेशर म्यूटेशंस अलग हैं। रिवर्स म्यूटेशन में तो क्या होता है कि जो सीक्वेंस चेंज हुई है उसी के अंदर दोबारा चेंज आ गया और वो ओरिजिनल सीक्वेंस में बदल गई है, जबकि सप्रेशर म्यूटेशन में क्या होता है कि परिवर्तन है और एक जगह परिवर्तन हुआ है वो एज इट इज़ ही है, लेकिन दूसरी जगह दोबारा एक और परिवर्तन आ गया है जो पहले वाले परिवर्तन को छुपा रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं बाहर फिनोटाइप में या फंक्शन में हमें कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन सप्रेशर म्यूटेशन कहलाता है। सप्रेशर म्यूटेशन अकर्स एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिनल म्यूटेशन, मतलब जो वास्तविक म्यूटेशन है उससे थोड़ा दूर होता है। तो 2 बार म्यूटेशन होता है, सप्रेशर म्यूटेशन में 2 बार म्यूटेशन होता है। पहला उत्परिवर्तन तो एज इट इज़ ही है, दूसरी जगह और म्यूटेशन हो गया जो पहले की फिनोटाइप को बदल रहा है। रिवर्स म्यूटेशन में भी 2 बार उत्परिवर्तन होता है, लेकिन जो पहला उत्परिवर्तन हुआ है उसी के अंदर वापस उत्परिवर्तन होकर के वो उसको ओरिजिनल सीक्वेंस में वापस बदल देता है। तो ये डिफरेंस है रिवर्स म्यूटेशन और सप्रेशर म्यूटेशन में। जैसे इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है जिसके अंदर जीन जो है A+B+ है, और इसके फलस्वरूप जो फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है वो रेड आइज़ का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। अगर म्यूटेशन जीन A के अंदर म्यूटेशन आ गया है जिससे जीन A नहीं है अब, जिसको हम A-B+ से डिनोट कर सकते हैं, तो A जो है अब वो काम नहीं कर रही है, केवल B काम कर रही है, तो उसकी वजह से जो फिनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है वो है वाइट आइज़ का। अब रिवर्स म्यूटेशन में तो क्या होगा कि ये जो A है इसी में ही दोबारा उत्परिवर्तन होगा, तो ये वापस से A+B+ में कन्वर्ट हो जाएगी और वाइट आइज़ जो है वो वापस से रेड आइज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये तो है रिवर्स म्यूटेशन।
सप्रेशर म्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे ए तो म्यूटेशन है ही, वो तो ऑलरेडी है ही, बी में भी म्यूटेशन आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ए में भी म्यूटेशन आ रखा है और बी में भी म्यूटेशन आ रखा है। बी में म्यूटेशन आने की वजह से भी हमको जो फिनोटाइप है वो रेड आइज ही देखने को मिल रहा है। तो ओरिजिनल जो फिनोटाइप है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। A+B+ में भी हमें रेड आइज ही देखने को मिल रही थी और दोनों में म्यूटेशन होने के बावजूद भी हमको रेड आइज देखने को मिल रही हैं। तो दूसरे म्यूटेशन ने पहले म्यूटेशन के प्रभाव को छुपा दिया है, सप्रेस कर दिया है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाता है? सप्रेशर म्यूटेशन। सप्रेशर म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। अगर सेम जीन के अंदर सप्रेशर म्यूटेशन होता है तो ऐसा म्यूटेशन इंट्राजेनिक सप्रेशर म्यूटेशन कहलाता है। अगर म्यूटेशन हो रहा है लेकिन वो एक ही जीन में हो रहा है तो ऐसा सप्रेशर म्यूटेशन इंट्राजेनिक कहलाता है। और अगर दो जीन में हो रहा है, दो अलग अलग जीन्स में हो रहा है, तो ऐसा सप्रेशर म्यूटेशन इंटरजेनिक सप्रेशर म्यूटेशन कहलाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये डीएनए की ओरिजिनल सीक्वेंस है। यहाँ पे डीएनए के ओरिजिनल सीक्वेंस है और यहाँ पे इससे ये ट्रांसलेशन के द्वारा एमआरएनए सीक्वेंस बनी है और यहाँ पे ल्यूसीन प्रोटीन, इसमें अमीनो एसिड, ल्यूसीन अमीनो एसिड इस प्रोटीन में हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर कोई मिससेंस म्यूटेशन होता है जो कि सिंगल कोडोन को चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखिए रेड कलर का ये चेंज को दिखा रहा है, जिसके फलस्वरूप जो एमआरएनए बना है उसमें भी जो ये ट्रिपलेट कोडोन है इसमें चेंज देखने को मिलेगा और इसके फलस्वरूप जो प्रोटीन बनी है उसमें ल्यूसीन अमीनो एसिड के स्थान पर फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसी जीन के अंदर दूसरा चेंज आ जाए, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 3rd नंबर के बेस में चेंज है, यहाँ पे दोबारा से एक और चेंज हुआ है, वो 1st नंबर के इसमें चेंज हुआ है क्षारक में। तो इसके फलस्वरूप जो प्रोटीन बनी उसमें वापस से ल्यूसीन ही अमीनो एसिड आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो वाइल्ड टाइप की जो प्रोटीन है और ये वाली म्यूटेटेड प्रोटीन है, इनमें दोनों में ल्यूसीन अमीनो एसिड है। इसका मतलब प्रोटीन के फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो म्यूटेशन तो हुए हैं, 2 बार हुए हैं, लेकिन दूसरे म्यूटेशन ने पहले म्यूटेशन के प्रभाव को छुपा दिया है। क्योंकि ये एक ही जीन में है इसलिए इसको हम इंट्राजेनिक सप्रेशर म्यूटेशन कहते हैं। ये है इंटरजेनिक सप्रेशर म्यूटेशन। इसमें आप देखिए ये एक ओरिजिनल सीक्वेंस है। ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर ये डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप एमआरएनए बना, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के फलस्वरूप ये प्रोटीन बन रही है। इसमें ल्यूसीन अमीनो एसिड आया है और ये फुल लेंथ फंक्शनल प्रोटीन है। अब इसमें एक जीन में चेंज आ गया है, ठीक है, चेंज आ गया। बीच वाली जो सीक्वेंस है उसमें आप देखिए बीच वाली जो सीक्वेंस है उसमें आप देखिए TTG की जगह क्या आ गया, TAG। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया और स्टॉप कोडोन क्या करेगा, स्टॉप कोडोन आने से प्रोटीन वहीं की वहीं रुक जाएगी और ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा और इससे बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो छोटी होगी, ओरिजिनल से काफ़ी छोटी होगी और इससे नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। तो ये एक मिससेंस म्यूटेशन यहाँ पे हो गया है, सॉरी नॉनसेंस म्यूटेशन यहाँ पे हो गया। मिससेंस नहीं कहेंगे हम इसे, नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया है, स्टॉप कोडोन बन गया है जिसने इसको प्रोटीन को प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दिया है, प्री टर्मिनेशन रुक गया, बन गया है, हो गया है। इसकी वजह से जो प्रोटीन बन के आई है वो बहुत छोटी और नॉन फंक्शनल बन के आई है। अब अगर किसी दूसरी साइट पर एक और म्यूटेशन होता है, जैसे ये एक साइट है, ये एक साइट है, यहाँ पे तो हमने ये वाला चेंजेस देख ही लिए। ये एक दूसरी साइट है। इस साइट पर नॉर्मली ऐसी जीन है जो टायरोसिन को एनकोड करती है, टायरोसिन tRNA को एनकोड करती है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूसेस अ tRNA विद एन एंटीकोडोन AUA। आप इस tRNA में देख रहे हो कि एंटीकोडोन क्या है, AUA, और AUA है वो ट्रांसलेशन में UAU को कोड करता है, ठीक है।
तो ये टायरोसिन का टीआरएनए एनकोड करता है। यहाँ पे आप देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनकरेक्ट बेस जी। यहाँ पे ये जो ए था ऊपर, उसकी जगह सी आ गया, और उसकी जो पूरक डीएनए है उसमें टी की जगह क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप अब जो बनेगा, जो एमआरएनए बनेगा वो चेंज होगा, और एमआरएनए बनने के फलस्वरूप अब जो ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पे इस कोडोन के लिए टीआरएनए जो आएगा वो AUA ना करके ऐसा टीआरएनए आएगा जिसमें एंटीकोडोन क्या है, AUC। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन के दौरान जो टीआरएनए आएगा वो टीआरएनए ऐसा टीआरएनए आएगा जिसके अंदर एंटीकोडोन AUC है, ना कि AUA, जो कि नॉर्मल अवस्था में टायरोसिन वाला टीआरएनए लेकर आता। तो ये जो AUC है, ये एंटीकोडोन स्टॉप कोडोन UAG के साथ भी पेयर करने में समर्थ है। तो ऐसे में ये उस स्टॉप कोडोन जो यहाँ पे इस जगह पे आया था, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी UAC आया है, लेकिन यहाँ पर जो टीआरएनए आया है, इस टीआरएनए के अंदर जो एंटीकोडोन है वो AUC है, और ये AUC जो है वो ये UAG के साथ पेयर कर सकता है, जिसके फलस्वरूप ये उस स्टॉप कोडोन से आगे भी निकल सकता है। ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं करेगा, ये उस स्टॉप कोडोन को पास कर गया है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन फुल लेंथ बन गई है। मतलब यहाँ पे ल्यूसीन था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें टायरोसिन आ गया है, टायरोसिन इस प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो गई है, किंतु स्टॉप कोडोन को पेयरिंग करने के कारण ये प्रोटीन पूरी बन गई है, फुल लेंथ, और इसकी वजह से ये प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन है, और इस कारण इसके फंक्शन या फिनोटाइप में कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरे जीन में चेंज आया है, और दूसरे जीन में चेंज आने की वजह से इसने पहले वाले चेंज को सप्रेस कर दिया है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन इंटरजेनिक सप्रेशर म्यूटेशन कहलाता है। थैंक यू।